हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइब के बारे में। कौन सी ट्राइब? बैगा ट्राइब के बारे में। हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। ट्राइब हमने 10th यूनिट उठाई थी, ट्राइबल यूनिट, और हमने बहुत सारे लेक्चर्स बहुत सारी ट्राइब के बारे में ऑलरेडी कवर्ड है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उनको नहीं देखा है, आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट हो और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं बैगा ट्राइब के बारे में, बैगा जनजाति के बारे में। ठीक है, जो ये ब्लू वाला एरिया है, पर्पलिश ब्लू वाला एरिया है, ये वाला मंडला, डिंडोरी, बालाघाट वाला एरिया है, वहां पे बैगा जनजाति जो है वहां पे पाई जाती है। फाइन, यहाँ पे बैगा जनजाति साउथ ईस्टर्न एरिया हो गया, ये हमारा साउथ ईस्टर्न एरिया, ये हमारी बैगा जनजाति यहाँ पे मिलती है। इनके साथ गोंड भी रहते हैं, कोल भी रहते हैं, काफी प्रधान भी रहते हैं, सब चीजें ट्राइब्स इनके साथ में रहती हैं। लेकिन बैगा जनजाति का जो एरिया अगर बोला जाएगा तो बैगा जनजाति साउथ ईस्टर्न में ही आती है, साउथ ईस्टर्न एमपी के जो एरिया लगता है वहीं पे मिलती है। और कौन सा जिला हो गया? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, यहाँ पे बैगा जनजाति के लोग, जनजाति की ट्राइब्स काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बैगा ट्राइब का जो ओरिजिन है, वो वर्ड बैगा कहाँ से आया, इसका मतलब कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ये सब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम कवर करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देख रहे हैं। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है। इसके कारण बैगा लोग को पंडा भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है? पंडा भी कहा जाता है। और इसका जो बैगा लोगों का जो वो बेसिक अर्थ होता है वो होता है पुरोहित। पुरोहित मतलब पंडित। ठीक है, जो पुरोहित जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं उनको पुरोहित बोलते हैं। और इनके कारण, इस चीज के कारण उनको पंडा भी कहा जाता है। बैगा ही गोंडों के परंपरागत पुरोहित हैं। ठीक है, ये बोला जाता है कि जो बैगा लोग हैं वो गोंडों के पुरोहित होते हैं। फाइन, यहाँ पे आप लिटिल इसमें देख लीजिए, बैगा का मतलब बेसिकली क्या होता है? प्रीस्ट होता है। प्रीस्ट होता है बैगा का मतलब। और बैगा पीपल अपने आप को क्यों प्रीस्ट होता है, इसके कारण इन्हें पंडा भी कहा जाता है। बैगा इज द ट्रेडिशनल प्रीस्ट ऑफ गॉन्ड्स। बैगा जनजाति ट्रेडिशनल प्रीस्ट होते हैं गॉन्ड जनजाति के लोगों के। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या क्या पढ़ा कि बैगा जो शब्द है, वो बैगा शब्द का बेसिक जो अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिकली पुरोहित होता है। और पुरोहित के इसके कारण उन्हें पंडा भी कहा जाता है। ठीक है, बैगा इज द ट्रेडिशनल प्रीस्ट ऑफ गॉन्ड। जो बैगा जनजाति है वो ट्रेडिशनल प्रीस्ट होते हैं गॉन्ड जनजाति के लोगों के। गोंडों की ही एक उप जनजाति के रूप में माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी सबकास्ट ऑफ गॉन्ड। बैगा जनजाति को सबकास्ट माना जाता है गौंड जनजाति के लोगों का। आप देखो, जो स्पेसिफिक इनका एरिया है गौंड बैगा का, ये ऑलमोस्ट सेम है। गौंड भी इस ग्रीन वाले एरिया इस स्पेसिफिक बेल्ट में रहते हैं, बैगा भी इसमें रहते हैं। तो इस कारण से इनके सिमिलर कल्चर्स होते हैं और इनको इस तरीके से नाम दिया जाता है। ठीक है, सबकास्ट ऑफ गॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिकली इनके कल्चर्स काफी सिमिलर होंगे, एक ही पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहे हैं, तो इनको बोला जाता है इस तरीके से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़ी जनजाति के घोषित है, जो मतलब काफी पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। ये मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। मतलब स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है, एक ट्राइबल लिस्ट होती है, जिसको बोलते हैं हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं पीवीटीजीज। ठीक है, जो ट्राइब जो काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं, जो काफी ज्यादा आदि मानव चाहे कि प्रिमिटिव रह गए हैं, उनके लिए एक अलग से लिस्ट आती है। मतलब ये अपने सोसाइटी के हिसाब से काफी पीछे रह गए, तो इनको ग्रो करने के लिए इनके लिए काफी ज्यादा सरकार कोशिश करती है। तो इनकी लिस्ट में भारिया जनजाति भी आती है, बैगा जनजाति, सॉरी, इनकी लिस्ट में बैगा जनजाति भी आती है। ठीक है, बैगा अपने आप को जंगल का राजा, प्रकृति पुत्र कहते हैं। ठीक है, हर ट्राइब अपने आप को स्पेसिफिकली नेचर लविंग होती है, जंगल का राजा, प्रकृति पुत्र भी कहते हैं, किंग ऑफ जंगल एंड सन ऑफ नेचर। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें बैगा जनजाति जो है वो कौन सी लिस्ट में आती है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित है। ठीक है, एक पुस्तक लिखी गई थी, एक बुक लिखी गई थी, क्या नाम है बुक का? द बैगा। किसने लिखी थी? वॉरियर एल्विन ने। ठीक है, वॉरियर एल्विन ने लिखी थी। इन दिस बुक बैगाज हैव बीन कॉल्ड मैजिशियंस और फिजिशियंस एंड आदि स्वामी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इसमें एक बुक लिखी गई है, वॉरियर एल्विन की काफी फेमस बुक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क करो। ठीक है, वॉरियर एल्विन ने एक बुक लिखी है द बैगा। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने बताया कि जो वो बैगा लोग हैं वो काफी ज्यादा मैजिशियन और फिजिशियंस होते हैं, उनके पास काफी ज्यादा
शक्तियाँ होती काफ़ी ज़्यादा, ये लोग अपने आप को ठीक कर लेते हैं, इनके रिचुअल जैसे भी होते होंगे। तो इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, किस जनजाति के ऊपर लिखी गई है और क्या बुक का नाम है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वॉरियर एल्विन ने लिखी थी कौन सी? द बुक द बैगा, बुक का नाम था क्या? बैगा द बैगा, ठीक है। जिनने इनमें बताया कि बैगास को उन्हें मैजिशियन की उपाधि दी थी, मैजिशियन की उपाधि दी थी और फिजिशियन की उपाधि दी थी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है बैगा जनजाति के बारे में? ठीक है। बैगा जनजाति अपने आप को धरती पुत्र भी बोलते हैं। एक और वर्ड है जो अपने बैगा जनजाति यूज करते हैं, अपने आप को धरती पुत्र भी बोलते हैं। एक तो अपने आप को किंग ऑफ जंगल बोल रहे हैं, प्रकृति के राजा और प्रकृति के पुत्र, और जंगल का राजा, ये लोग अपने आप को कह ही रहे हैं, ठीक है। जंगल का राजा, जंगल का राजा, ये अपने आप को जंगल का राजा और प्रकृति पुत्र तो कह रहे हैं, ठीक है, ये तो कह ही रहे हैं। उसके बाद ये अपने आप को धरती पुत्र भी कहते हैं, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर ले अपने नोट्स में। धरती पुत्र भी कहते हैं अपने आप को ये लोग, ठीक है, अपने आप को ये लोग धरती पुत्र भी कहते हैं, या बिछावर, इसका एक और नाम है बिछावर। पूछ लेगा बिछावर मतलब क्या होता है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है ना कि बिछावर मतलब क्या होता है, बिछावर इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब, व्हाट डज इट मीन, ये पता होता है, पता पूछ लेते हैं। तो बिछावर मतलब क्या होता है? बिछावर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिकली बैगा जनजाति एंड इट मीन्स धरती पुत्र, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? धरती पुत्र, ठीक है। तीन इनने अपने आप को नाम दिए, जंगल का राजा, प्रकृति पुत्र और धरती पुत्र और बिछावर। ये बिछावर मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज में, पीवीटीजीज में तो आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में पीवीटीजीज में आते हैं ये। और बैगा, एक द वॉरियर एल्विन ने एक बुक लिखी थी द बैगा करके, जिसमें इनने अपने बैगा को मैजिशियन या फिजिशियन जैसे डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अब हम इनके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल कॉमेंट कर सकते हैं, और अब आगे के लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा कोई भी डाउट अगर होता भी है तो। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव है। बैगा परंपरा के हिसाब से जो ठाकुर देव के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। ठाकुर देव इज द ओरिजिनेटेड डेटी ऑफ मेनी ट्राइब्स, ठीक है। हमने काफी जगह, हमने गोंड ट्राइब में भी ठाकुर देव के बारे में पढ़ा था। तो ठाकुर देव बहुत सारे ट्राइबल देवता में, बहुत सारे ट्राइब्स में देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला इनने, बैगा ट्राइब के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण है, जिस तरीके से हमारा यूनिवर्स बना है, जिस तरीके से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तो ठाकुर देव ने बनाया है। ठाकुर देव ओरिजिनेटर हैं, जैसे हम हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, ठीक है, हम हिंदुइज्म में अलग बोलते हैं ना, क्लियर? क्या बोलते हैं सब कमेंट करके बताओ। ब्रह्मा जी ने पूरा सबको सृष्टि बनाई थी, तो वैसे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ठाकुर देव ने सबकी सृष्टि, मतलब ठाकुर देव ने इनकी सृष्टि बनाई है, बैगा जनजाति की सृष्टि बनाई है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू रुसेल एंड हीरालाल, गॉड क्रिएटेड नागा बैगा एंड नगई बैगन, ठीक है। दो इंसान बनाए थे, दे हैड टू चिल्ड्रन। क्या उन्हें एक ये रहे फिलोसफर रहे, उन्हें क्या बोला, रुसेल और हीरालाल, इनने क्या बोला कि गॉड ने, भगवान ने दो इंसान बनाए थे, नागा बैगा और नगई बैगन। दे हैड टू चिल्ड्रन, उनके दो बच्चे हुए, ठीक है, उनके दो बच्चे हुए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैगा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड गॉन्ड, ठीक है, समझ आया? ये एक मान्यता है जो ये लोग मानते हैं कि स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं कि इनने बताया, रुसेल और हीरालाल ने, कि भगवान ने दो इंसान को क्रिएट किया था। कौन से दो इंसान हो गए? नागा बैगा और नगई बैगन। इनके दो बच्चे हुए, एक को बोला हमने बैगा और दूसरे को बोला, हाँ, एक को हमने बोला बैगा और दूसरे को हमने क्या बोला, गॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। बैगा कौवे की विशेष सम्मान करते हैं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हाँ, ये हर ट्राइब में हम नहीं दिख रहा है, ये हमारे को इस ट्राइब में दिखा है हम लोग को। क्या बोलते हैं, बैगास गिव स्पेसिफिक रिस्पेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं क्रोज को, कौवे को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मान देते हैं। बैगा जनजाति के लोग बहुत ज्यादा पूजते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कौवे को, ठीक है, क्रोज को। नागा बैगा ने पृथ्वी को बनाया, इसलिए बैगा पृथ्वी पर हल नहीं चलाते। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है, कौन सी जनजाति हो गई जो पृथ्वी को, मतलब अपने आपको धरती पुत्र बोल रहे थे ना, बिछावर बोल रहे थे, हमने पढ़ा है ना, याद है ना सबको? अभी यही वाली स्लाइड में पढ़ते कि अपने आपको धरती पुत्र बोल रहे थे, प्रकृति पुत्र बोल रहे थे और बिछावर बोल रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं, ये अपने आपको धरती पुत्र बोल रहे हैं, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने हल नहीं चलाते, पृथ्वी पर हल नहीं चलाते हैं, ठीक है। कौवे को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं कौवे को, ठीक है, क्रोस को। और नागा बैगा ने पृथ्वी को बनाया, इसलिए जो बैगा होते हैं वो पृथ्वी पे हल नहीं जोतते हैं, हल नहीं चलाते हैं। फाइन,
ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, कौन सी ट्राइब हो गई जो जो बिल्कुल मिट्टी को खोदती नहीं है, मिट्टी पे हल जोतती, वो कौन सी हो गई? ये हो गई अपनी नागा, ये बैगा ट्राइब हो गई। क्यों नहीं करती? क्योंकि अपने आप को ये धरती पुत्र बोलते हैं, बिछावर बोलते हैं, तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते, ये सब यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फार्मिंग वगैरह ये लोग नहीं करते हैं। फाइन, धरती पुत्र या बिछावर कहकर भी संबोधित किया जाता है, ये पढ़ चुके हम। इनको क्या बोलते हैं? धरती पुत्र और बिछावर भी करके इनको अपने आप को संबोधित करते हैं। नागा बैगा क्रिएटेड द अर्थ, सो बैगास डू नॉट प्लो द अर्थ। ठीक है, रिस्पेक्ट में आप प्लो नहीं करते अर्थ को। ये हम पढ़ चुके, धरती पुत्र और बिछावर हम पढ़ चुके। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? सबसे पहले तो कौवे की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कौन सी जनजाति करती है? तो बैगा जनजाति करती है, कौवे की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये लोग मतलब ये लोग प्लोइंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हल नहीं जोतते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब बोला नागा बैगा जो इनने क्रिएट करा, जो क्रिएटेड है, इनने बोला था कि डू नॉट प्लो, नागा बैगा की जो पूजा करते थे, तो बैगा डू नॉट प्लो द अर्थ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी पॉपुलेशन। अब इसकी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। नागा बैगा जनजाति की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है? जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना जो हुई थी, 2011 के जो सेंसस हुआ था, उसमें जो बैगा जनजाति की जो जनसंख्या आई है वो 4.15 लाख आई है। ठीक है, राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या का ये 2.7% है। क्या बोल रहे हैं? आपको पॉइंट याद रखना चाहिए कि 2011 के जो सेंसस हुआ था उसमें इनकी पॉपुलेशन आई है 4.15 lakhs, विच इज 2.7% ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये पॉपुलेशन आपको याद रखनी है, 4.15 lakhs। ठीक है, बैगा जनजाति की पॉपुलेशन कितनी है? 4.15 lakhs। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बैगा जनजाति का। बैगा जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। बैगा ट्राइब इज मेनली कंसेंट्रेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हम देख रहे थे ये स्पेसिफिकली अपना जो ये वाला एरिया था, कौन सा एरिया था? ये वाला जो एरिया था, ईस्टर्न साइड ही मिल रहे हैं। बैगा साइड जो ट्राइब है वो ईस्टर्न साइड ही काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इनके प्रमुख संकेंद्रण मंडला, डिंडोरी, शहडोल, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग मिलते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया मंडला, फिर नेक्स्ट हो गया डिंडोरी, अनूपपुर, उमेरिया, बालाघाट के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बैगा जनजाति पाई जाती है। कौन कौन से हो गए? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, ईस्टर्न साइड मिलते हैं ये सब, और इनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हो गए। ब्रिटिश काल में चाड़ा डिंडोरी नामक क्षेत्र को बैगा चक भी कहा जाता था। ठीक है, अब क्या इसका इंपॉर्टेंट क्या है? बैगा चक क्या है पूछते हैं। बैगा चक क्या होता है? इन द ब्रिटिश पीरियड द एरिया कॉल्ड चाड़ा डिंडोरी वाज कॉल्ड बैगा चक। ठीक है, इसका जो एक एरिया था उसको क्या बोलते थे? बैगा चक। ठीक है, अब हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे। फिजिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा ट्राइब्स के सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम उसको बहुत आराम से समझते हैं। फिजिकल फीचर, इनकी शारीरिक विशेषता कैसे होते हैं? बैगा द्रविड़ समुदाय की जनजाति है, जैसे हमारी गौंड थी, जैसे हमारी भारिया थी, वैसे ये द्रविड़ समुदाय, द्रविडियन ओरिजिन से माना जाता है। इनका ओरिजिन द्रविडियन ओरिजिन से माना जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियट प्रजाति के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियट स्पीशीज माना जाती है, इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियट स्पीशीज मानी जाती हैं। कद इनका क्या होता है? कद इनका मध्यम ऊंचा, शारीरिक सुगठित, नाक चपटी, रंग काला, बाल सीधे होते हैं। ठीक है, सब ट्राइब्स के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हाइट जो होती है इनकी मीडियम होती है। बॉडी इनकी वेल बिल्ट होती है। नोज इनकी फ्लैट होती है। ब्लैक कलर के होते हैं ये। फाइन, स्ट्रेट हेयर होते हैं। ठीक है, एंड दे हैव स्ट्रेट हेयर, एंड दे डू हैव स्ट्रेट हेयर। फाइन, हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, पंचायत ऑफ बैगा सोसाइटी की किस तरीके से इनके जो सोशल लाइफ है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहला क्या है? पंचायत ऑफ बैगा सोसाइटी। बैगा समाज की पंचायत किस तरीके से करते हैं? स्पेसिफिकली पंचायत में इनके 5 पंच होते हैं। ठीक है, 5 पंचों के नाम लिखे हैं। 5 पंचों के फंक्शंस अलग होंगे, इनके जो अलग अलग इनकी अथॉरिटी दी होगी, और अलग अलग इनके काम अलोकेट किए गए होंगे। तो वो हमको पता होना चाहिए कि मुकद्दम है तो मुकद्दम का काम क्या होगा, दीवान है तो दीवान का काम क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम चलो पढ़ते हैं इसको साथ में,
और इसको याद करते चलते हैं साथ में कि क्या क्या इसका मतलब है। देयर आर 5 पंचायत पंचायत, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले कौन हो गया? मुकद्दम। सेकंड हो गए दीवान। सेकंड कौन हो गए? दीवान। नेक्स्ट है अपने समर्थ, कोटवार और दवार, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 पंच जो बैगा जनजाति में मिलते हैं। सबके बारे में पढ़ते हैं। अब मुकद्दम के बारे में पढ़ते हैं। मुकद्दम हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुकद्दम क्या होता है? गांव के मुखिया को हम क्या बोलते हैं? मुकद्दम। गांव का जो लीडर होगा, मुखिया होगा, मुख्य पर्सन होगा, चीफ पर्सन होगा, उसको हम क्या करते हैं? मुकद्दम कहते हैं। ही इज द हेड ऑफ द विलेज, ठीक है, नाम समझ आ रहा है, ही इज द हेड ऑफ द विलेज, फाइन। अपॉइंटमेंट इज हेरिडिटी, जो इनकी नियुक्ति होती है वो क्या होती है? वंशानुगत होती है। हेरिडिटी होती है मतलब जो बच्चा, जो इंसान अगर वो बना हुआ है, मुकद्दम बना, तो उसका बच्चा ही बनेगा, उसका लड़का ही नेक्स्ट मुकद्दम बनेगा। तो ये हेरिडिटी नेचर की होती है, ट्रेडिशनल मैनर में ये लोग फॉलो करते हैं। मुकद्दम समझ आ गया सबको? मुकद्दम में क्या होता है? गाँव का मुखिया होता है, इसकी जो पोस्ट होती है वो हेरिडिटी होती है, ठीक है। पर क्या बोलते हैं हेरिडिटी को? वंशानुगत होती है। ही इज द हेड ऑफ द विलेज। क्या होता है ये? हेड ऑफ द विलेज होता है मुकद्दम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दीवान। दीवान के नाम से समझ आ रहा होगा, दीवान मतलब क्या होता है? मुकद्दम का सहायक होता है, जो हेल्प कर रहा होगा मुकद्दम की, वो होगा दीवान। ही इज द असिस्टेंट ऑफ मुकद्दम, जो हेल्प कर रहा होगा मुकद्दम की, उसे कहते हैं हम दीवान। तो क्या होगा? ये हेल्पर होगा एक तरीके से, हेल्पर का काम करेगा, ठीक है, हेल्पर का काम करेगा कौन सा? दीवान। मुकद्दम के ना होने पर गांव के सारे कार्य दीवान करता है, मतलब वही असिस्टेंट वही है, ठीक है, वो हेल्पर है। तो क्या करेगा? अगर जो मतलब वाइस मुकद्दम हो गया कहने का मतलब, ठीक है। तो अगर मुकद्दम इफ इज नॉट अवेलेबल, इफ इज नॉट देयर, तो क्या होगा? जो असिस्टेंट मुकद्दम कौन हो जाएगा? ये जो अपने असिस्टेंट मुकद्दम जैसे काम करेगा, कौन? दीवान जो होगा वो असिस्टेंट मुकद्दम जैसे काम करेगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ मुकद्दम, दीवान जो होगा वो सारे काम करेगा। अगर दीवान जो होगा वो सारे काम करेगा अगर मुकद्दम नहीं अवेलेबल है या गाँव में नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नियुक्ति जो इनकी है वंश परंपरा से होती है। अपॉइंटमेंट इज डन बाय हेरिडिटी, ये भी जो चीज़ है वो हेरिडिटी नेचर की होती है, ठीक है। वो बना है उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से हेरिडिटी नेचर की होती है। दीवान के मुख्य कार्य पंचायत में बैठक बुलाना है, ठीक है। दीवान का मुख्य कार्य क्या हो रहा है? पंचायत में बैठक बुलाना है। शादी का न्योता, एक हमने पढ़ा था ना न्योतिया, ठीक है, याद है किसी को? न्योतिया पढ़ा था, जो न्योता लेके जाता था शादी का, ठीक है। तो इसमें इस स्पेसिफिक ट्राइब में, कौन सी ट्राइब पढ़ रहे हैं हम? बैगा जनजाति में। ये कौन काम कर रहा है? न्योतिया वाला जो काम हमने पढ़ा था। न्योतिया किस ट्राइब से रिलेटेड था बताओ? अभी बहुत इंपॉर्टेंट था ये, मैंने बताया था। तो न्योतिया वाला जो चीज़ इन्हें बताई थी कि दीवान का मुख्य कार्य क्या, जो दीवान है वो और ये सारे काम कर रहा है। न्योतिया वाले काम भी कर रहा है कि शादी का न्योता भी लेके जा रहा है, अतिथि सत्कार भी कर रहा है, और मुख्य पंचायत की जो बैठक है सबको बुला रहा है, ठीक है। पंचायत की जो बैठक लगाना होता है ना, सबको बुलाना पड़ता है सारे लोगों को कि भाई अब बैठक हो रही है, तो ये सबको काम कौन कर रहा है? वो दीवान कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। The functions of दीवान are to call पंचायत and meeting, invite for weddings and entertain guests, ठीक है, ये इनका काम होता है दीवान का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कोटवार। कोटवार का क्या मतलब होता है? शासकीय सेवक होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ये कोटवार। गांव की सुरक्षा का कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो भाई क्या करेगा? गांव की रक्षा का काम करेगा। वर्क्स एज अ सिक्योरिटी ऑफ द विलेज, की सब कुछ गड़बड़ ना हो। इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट अबाउट बर्थ एंड डेथ, मतलब कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग की डेथ हो गई, ये जो काम होगा वो कोटवार करेगा, ठीक है। समझ आ गया सबको? एक ये शासकीय सेवक होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं विलेज की। कौन से लोग करते हैं? कोटवार, ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं कोटवार। दीवान पढ़ लिया, दीवान हो गया हमारा। मुकद्दम हो गया, दीवान इज क्या होता है? वाइस मुकद्दम, सेकंड मुकद्दम मतलब असिस्टेंट मुकद्दम हो गया। जो मुकद्दम के ना होने पे काम करता है वो दीवान हो जाता, दीवान कहलाता है, ठीक है। दीवान का और क्या काम होता है? कोई न्योता लेके जाता है, बैठक बुलाता है, वो हो गया हमारे दीवान के फंक्शंस। नेक्स्ट हमने कोटवार पढ़ा। कोटवार एक शासकीय सेवक होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, और इस सिक्योरिटी ऑफ द विलेज पे ज़्यादा फोकस करता है। ये सिक्योरिटी ऑफ द विलेज पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना दवार या दावर कह लो। गांव का पुरोहित या पंडा होता है। क्या होता है ये दावर? गांव का पुरोहित या पंडा होता है, ठीक है। पंडा हमने पढ़ा, पुरोहित भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
इज द प्रीस्ट और पंडा ऑफ द विलेज। धार्मिक पूजा, क्या प्रीस्ट है तो क्या काम करेगा, स्पेसिफिकली पूजा पाठ का काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है, पूजा, धार्मिक पूजा पाठ का काम करता है। परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस फंक्शन, वर्शिप जो करते हैं वो करते हैं। इसे भूमिया भी कहा जाता है, ठीक है, दावर को हम भूमिया भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लो नोट्स में, इसको हम भूमिया भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, 4-5 पढ़ ही लिए ना टोटल। दावर पढ़ लिया, पुरोहित तो पंडा कहते हैं, विलेज की पूजा पाठ का काम करते हैं ये, और इनका दूसरा नाम क्या है, भूमिया। ठीक है, अब ये 5th वाला हमारा है समर्थ। ठीक है, समर्थ, समर्थ मतलब क्या होगा, सामाजिक कार्यों और अतिथियों के आने पर राशन का प्रबंध करता है। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, राशन का प्रबंध करने के लिए समर्थ होते हैं। ठीक है, वो कौन से हो गए, समर्थ। अरेंजेस राशन ड्यूरिंग सोशल फंक्शंस एंड व्हेन गेस्ट कम, सरकारी अफसरों का भोजन आदि का प्रबंध। अरेंजेस फूड फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्या होता है, राशन का जो प्रबंध करवा रहे हैं, राशन का प्रबंध, ठीक है, उसको क्या, राशन का प्रबंध करवाने में जो समर्थ है उनको समर्थ कहते हैं। ठीक है, इट इज अ पोस्ट इन द बैगा ट्राइब। बैगा ट्राइब में जो पंचायत होती है उसमें समर्थ एक पोस्ट होती है। और समर्थ का काम क्या होता है, जो राशन होता है, राशन को उपलब्ध करवाना, राशन को उपलब्ध करवाने में जो समर्थ होते हैं उनको समर्थ कहते हैं। फाइन, याद हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी। तो हमने 5 लोगों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से पढ़ाएगा, फटाफट रिवाइज करते हैं। ये रहा, ठीक है, एक हो गया मुकद्दम। मुकद्दम इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, ही इज द हेड ऑफ द विलेज, मुकद्दम हो गया। सेकंड हमने पढ़ा दीवान के बारे में। दीवान का काम क्या था, दीवान असिस्टेंट मुकद्दम हो गया। जो मुकद्दम नहीं होता था उसके बिहाफ में, जब मुकद्दम नहीं है तो उसके बिहाफ में जो काम कर रहे हैं वो हो गए दीवान। ठीक है, और दीवान का दूसरे 2-3 काम थे। दीवान का क्या काम था, एक तो न्योता बुलाना, बैठक लगवाना, ये सब दीवान के काम थे। थर्ड हो गया अपने कोटवार। कोटवार हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसको हम कोटवार कहते हैं। फिर दावर, दावर जो हमने दवार या दावर के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं बताओ, क्या होता है दावर। और एक और हमारा समर्थ। ठीक है, दावर मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित होते हैं, उनको पंडा भूमिया भी कहते हैं, वो दावर हो गए। और हमारा लास्ट कहता है समर्थ, जो राशन का प्रबंध करवाने में समर्थ होते हैं उनको हम समर्थ कहते हैं। फाइन, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये सब याद हो जाएगा, आई होप आपको उसी टाइम याद होते चल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा। ठीक है, अब हम मैरिज राइट्स पढ़ते हैं कि मैरिज राइट्स बैगा जनजाति में किस तरीके से विवाह संस्कार होता है। बैगा में, ठीक है, विवाह संस्कार पढ़े। बैगा में एक ही जात में विवाह वर्जित है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक ही जात में विवाह वर्जित है, नहीं अलाउड है। सेम कास्ट में जो शादी करते हैं उसको प्रोहिबिट करके रखा है, अलाउड नहीं है। ठीक है, यूजुअली हम देख रहे थे सब लोग सेम कास्ट में शादी करते हैं। ठीक है, पैटर्नल मेटर्नल कजन से शादी हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इन्हें बोला कि सेम कास्ट में शादी वर्जित है। ठीक है, एक जात के लड़का लड़की भाई बहन होते हैं। ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं कि जो एक जात के जो लड़का लड़की होंगे, जो वो गर्ल और बॉय होंगे, वो भाई बहन हो जाते हैं, तो इससे उनकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, अ बॉय एंड गर्ल ऑफ द सेम कास्ट एंड ब्रदर आर सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। फाइन, किंतु मामा बुआ के लड़के लड़की का रिश्ता हो सकता है। ठीक है, ये हर ट्राइब में देख रहे हैं हम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं स्पेसिफिकली कि मामा बुआ के जो लड़के लड़की मतलब कजन्स हो जाएंगे, अपने पेटर्नल मेटर्नल कजन्स, उनसे आपकी शादी हो सकती है, उनसे आप शादी कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरे घर के हो गए, ऐसा इनका कहना है। बट देयर कैन बी रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल ऑफ द मेटर्नल एंड मेटर्नल अंकल एंड मेटर्नल आंट। ठीक है, मामा बुआ के लड़के लड़कियों का रिश्ता हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? हमने मैरिज राइट्स पढ़ी, विवाह संस्कार पढ़े बैगा जनजाति के। ठीक है, सब इसमें पेटर्नल मेटर्नल कजन पे शादी सब ऑलमोस्ट सब कास्ट में हो रही है। ठीक है, तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट है, याद रखने में इजी हो जाएगा। बैगा, अब आगे पढ़ते हैं। बैगा जनजाति में कन्या या स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, कन्या की इच्छा का सभी आदर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फेमिनिज्म आ गया। ठीक है, कौन सी ट्राइब फेमिनिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा देती है, इक्वल कंसिडर करती है, मतलब पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब आपको काफी बहुत सारे ट्राइब्स में देखते हैं, हम बहुत ज्यादा कल्चर्स में देखते हैं कि फीमेल को हम काफी सप्रेस करके रखते हैं, उनको उतनी राइट्स नहीं दी जाती। लेकिन ट्राइब्स में हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि विमेन के पास बहुत राइट्स है। ठीक है, बहुत सारे हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा ना, जहाँ पे लड़के वाले लड़की वाले के घर जा रहे हैं, शादी
शादी कर लो हमसे, दहेज लड़के वाले दे रहे हैं लड़की वालों को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल कल्चर में हमने लड़की को काफ़ी ज़्यादा राइट्स दे के रखे हैं। तो सेम इज़ द केस विद बैगा जनजाति कि हमने स्त्री को, फीमेल को पूर्णतः स्वतंत्रता दी है, कन्या की इच्छा का सभी आदर करता है, जो उसकी इच्छा होगी उसका उसको सभी रिस्पेक्ट करेंगे। एक कंप्लीट फ्रीडम हमने दी है, और उसकी जो भी उसकी इच्छा होगी, उसको विश जो भी होगी उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, सबको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं। बैगा समाज में विवाह की 6 पद्धति प्रचलित है। क्या बोल रहे हैं? बैगा समाज में 6 मेथड्स ऑफ मैरिज, अलग अलग टाइप के मैरिजेस पढ़ते हैं। ये किस टाइप की मैरिजेस होती है, बैगा जनजाति में किस स्पेसिफिक टाइप की मैरिज होती है। ठीक है, 6 टाइप की मैरिज होती है। इन्हें क्या बोला? बैगा ट्राइब में 6 मेथड्स होते हैं शादी के। ठीक है, बढ़े आगे। सबसे पहले हो गया अपना मंगनी विवाह। मंगनी विवाह, ठीक है, मंगनी विवाह या हो गया चढ़ विवाह जिसको बोलते हैं, मंगनी विवाह या चढ़ विवाह। ठीक है, नेक्स्ट हो गया उठवा विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना विवाह। ये लमसेना है, ठीक है, लमसेना विवाह। लमसेना विवाह भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये काफी आधी चीज तो हमने दूसरी ट्राइब्स में कवर कर ली है। नेक्स्ट क्या है? उधारिया विवाह। ठीक है, ये 6 टाइप की मैरिजेस होती हैं। बैगा जनजाति में 6 टाइप की मैरिजेस होती है। कौन कौन सी होती है? उठावा विवाह, चोर विवाह, लमसेना विवाह, पैठुल विवाह और उधारिया विवाह। ठीक है, अब एक एक टाइप की जो शादी, एक एक टाइप की जो मैरिज फॉर्म है उसको हम पढ़ते हैं। मंगनी विवाह। मंगनी विवाह नाम से समझ आ रहा है, मांग रहे हैं कुछ। मंगनी विवाह, मंगनी विवाह हमने बैगा ट्राइब में भी पढ़ा था। अभी हमने कौन सी? बैगा ट्राइब में हमने मंगनी विवाह भारिया ट्राइब में भी पढ़ा, सेम ही चीज थी उसमें भी। ठीक है, कि क्या कर रहे थे कि लोग लड़के वाले जा रहे थे रिश्ता लेके लड़की वालों के घर। ठीक है, पढ़ते हैं इसमें भी क्या हो रहा है। बैगा जनजाति में कुछ चेंज तो नहीं है, पढ़ते हैं उसको। इस विवाह में लड़के के पिता लड़की के घर जाते हैं, सेम है, आंगन में बैठकर प्रतीक के माध्यम से लड़की को पूछा जाता है कि भाई शादी करने में इंटरेस्टेड हो नहीं हो। ठीक है, तो उसके मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? लड़के वाले जाके रिश्ता लेके जा रहे हैं लड़की वालों के घर पे और पूछ रहे हैं कि भाई इफ दे आर इंटरेस्टेड और नॉट, उनको शादी करनी है नहीं करनी है। ठीक है, अगर लड़की अपनी स्वीकृति प्रदान करती है तो उसके उस तरीके से 15 दिन वर पक्ष का पिता वाले कुछ गणमान्य सदस्य के साथ, ठीक है, अगर उन्होंने शादी, अगर वो अपना इच्छा जाहिर करती है तो उनकी शादी हो जाती है, अगर नहीं इच्छा करती तो वो शादी नहीं करते हैं। ठीक है, मंगनी विवाह मतलब मांग रहे हैं आप, लड़की वालों के घर जा रहे हैं रिश्ता लेके, लड़के का जो फादर होता है वो जाके रिश्ता लेके जाते हैं, आंगन में बैठ के लड़की की इच्छा पूछी जाती है कि उसकी क्या इच्छा है, उसको शादी करने में इंटरेस्ट है नहीं है, उसका क्या मन है, और उसके बाद ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। On the 15th day, the boy's father of the groom side goes to the girl's house with some dignitaries and finalizes the engagement. अगर उसके लड़की की स्वीकृति होती है, अगर उसकी इच्छा होती है, उसने हाँ बोल दिया होता तो 15वें दिन जो लड़के के फादर होते हैं वो लड़की के घर जाते हैं कुछ शगुन लेके। ये सब चीजों का मतलब ये हो गया स्पेसिफिकली सगाई पक्की करने के लिए शगुन वगुन लेके जाते नहीं अपन शादी का रिश्ता पक्का करने, तो वो शगुन लेके जाते हैं शादी का रिश्ता पक्का करने। ठीक है, मंगनी विवाह समझ आ गया। मंगनी विवाह हमने भारिया ट्राइब में भी पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, भारिया ट्राइब में भी हमने पढ़ा था और एग्जैक्टली सेम था यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना मंगनी विवाह। फिर इस दौरान मनमोहक बिल्मा गीत गायन होता है। बारात के आगमन पर वर पक्ष वधु के पक्ष के घर के सामने एक मैदान में परध्वनि नृत्य के मंचन करते हैं। 2-3 वर्ड हो गए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? कैप्टिवेटिंग बिल्मा सॉन्ग। ठीक है, बिल्मा सॉन्ग, इसमें कौन सा गाना गाते हैं? बिल्मा सॉन्ग गाया जाता है। बारात, ऑन द वे ऑफ अराइवल ऑफ द बारात द ग्रूम साइड स्टेजेस द परध्वनि डांस। और डांस कौन सा परफॉर्म करते हैं? परध्वनि डांस इन द फील्ड इन द फ्रंट ऑफ, जो दुल्हन होगी उसके घर के सामने परध्वनि डांस परफॉर्म करते हो। गाना कौन सा गाते हैं? बिल्मा डांस। बल्मा डांस नहीं है वो, बिल्मा डांस है। ठीक है, बल्मा एक गाना था ना, इसलिए याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, बिल्मा इज अ सॉन्ग विच इज संग बाय द ग्रूम्स फैमिली। जो कौन से दूल्हे के जो वर पक्ष वाले लोग रहते हैं वो गाना गाते हैं जब बारात लेके जाते हैं, उसे कौन सा गाना बोलते हैं? बिल्मा गीत बोलते हैं। और परध्वनि डांस वो लोग परफॉर्म करते हैं, जो दुल्हन होती है उसके घर के सामने परध्वनि डांस परफॉर्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, आप याद कर लो उसको। ठीक है, बिल्मा और परध्वनि।
ठीक है। दूल्हे के साथ वाले बाराती द्वारा दरिया गीत का भी गायन करा था। ये भी दरिया एक टाइप का, जो दूल्हे के जो साथ जो और लोग होंगे वो दरिया सॉन्ग भी गाना गाते हैं। दरिया एक इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग, वो भी गाना गाते हैं ये लोग। ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बिल्मा डांस और बिल्मा सॉन्ग एंड परधौनी डांस। बिल्मा सॉन्ग एंड परधौनी डांस। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उठावा मैरिज। ठीक है। उठावा मैरिज नाम से समझ आ रहा है उठावा मैरिज क्या मतलब होगा। उठावा मैरिज, इसमें लड़की के पिता लड़की को साथ लेकर अपने संग सगे संबंधियों के साथ रहकर वर पक्ष के यहाँ जाते हैं तथा संपूर्ण खर्च वर पक्ष उठाता है। ठीक है। क्या मतलब हो रहा है, इन दिस द गर्ल्स फादर टेक्स अ गर्ल अलॉन्ग, अपनी लड़की को लेके लड़के वालों के घर जाते हैं, सारे रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, और जो खर्चा होता है वो कौन से वर पक्ष या वो जो दूल्हा जो होता है उसके जो घर वाले होते हैं वो सारा खर्च उठाते हैं। ठीक है। सिंपल, डिफरेंट नहीं है कुछ। नेक्स्ट हमारा चोर विवाह। बैगांव में देखो, चोर विवाह नाम समझ आ रहा होगा, चोर विवाह। बैगांव में चोर विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रचलन किसका है, चोर विवाह का जो प्रचलन है वो है सर्वाधिक है। ठीक है। लड़का लड़की राजी बाजी से भाग जाते हैं, मतलब वो एक तरीके से प्लान्ड आउट होता है कि वो भाग जा रहे हैं, फिर उसको पकड़ा जाएगा, फिर उस तरीके से चोर मैरिज का कॉन्सेप्ट होता है। चोर मैरिज यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, मतलब होती है इनके यहाँ। ठीक है। चोर मैरिज इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन बैगर ट्राइब। द बॉय एंड द गर्ल एलोप विद द म्यूचुअल कंसेंट, मतलब वो मतलब रजामंदी से, राजी बाजी से एक तरीके से, मतलब रजामंदी से एक दूसरे के भाग जाते हैं। ठीक है। ये चोर विवाह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। किसी को कोई डाउट आए तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हमारा है पैठुल विवाह। पैठुल विवाह, 2-3 टाइप के विवाह हमने पढ़ लिए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, दिक्कत तो नहीं हो, कौन कौन से हमने वो पढ़ लिए हैं एक बार रिवाइज करते हैं। एक तो क्या मंगनी विवाह हो गया। मंगनी विवाह में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमने पढ़ा कि बिल्मा गीत गाते हैं और परधौनी डांस करते हैं। दरिया भी एक टाइप का जो सॉन्ग है वो भी गाते हैं। उठावा मैरिज पढ़ लिया हमने। उठावा मैरिज के बाद हमने चोर मैरिज कर लिया कि राजी बाजी मैरिज भी इसी को बोलते हैं कि रजामंदी से ये लोग भाग जा रहे हैं, पूछ पाछ के कि अब हम भाग रहे हैं, उस तरीके से एक तरीके से प्लेफुल गेम होता है इनका। ठीक है। चोर मैरिज में फिर हम पढ़ रहे हैं पैठुल विवाह। पैठुल विवाह के बाद हम पढ़ेंगे लमसेना विवाह। ठीक है। पैठुल विवाह को पढ़ते हैं। कुंवारी लड़की जब अपनी इच्छा से स्वयं लड़के के घर घुस जाती है, ऐसे विवाह को पैठुल विवाह कहते हैं। इस विवाह में लड़की लड़के के घर में घुसकर उस पर हल्दी का छींटा मारती है। ठीक है। क्या कर रहा है, लड़की को लड़का पसंद होगा तो क्या कर रही है, उसके घर में जबरदस्ती घुस के अपने इच्छा से घुस के उसके ऊपर जब हल्दी का छींटा मार रही है तो मतलब वो इंटरेस्टेड है। इसको क्या लिखा है इसमें, बॉयज हाउस एंड स्प्रिंकल्स टर्मरिक ऑन हिम। इसके ऊपर क्या छींट रही है, हल्दी छींट रही है या फिर टर्मरिक छींट रही है। इसको क्या बोलते हैं, पैठुल विवाह। ठीक है। क्या हो रही है, जो लड़की, जो अनमैरिड लड़की है, उसको अगर लड़का पसंद है तो लड़के के घर में जाती है, अच्छे स्वयं की इच्छा से जाती है और लड़के के ऊपर हल्दी छींटती है, उसके घर में घुस के हल्दी छींटती है, इस पर हल्दी छिड़क देती है थोड़ा सा, और इसका मतलब होता है कि शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मैरिज। इसको हम क्या बोलते हैं, पैठुल विवाह, पैठुल मैरिज सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लड़की जा रही है लड़के के घर, ये याद रखना। ठीक है। और ये हल्दी वाला सीन भी याद रखना। ठीक है। हल्दी स्प्रिंकल्स टर्मरिक ऑन हिम, स्प्रिंकल्स टर्मरिक ऑन हिम, ये हो गया हमारा पैठुल विवाह। नेक्स्ट हमारा है लमसेना विवाह। लमसेना विवाह हमने बहुत सारी ट्राइब्स में कवर करा है। लमसेना विवाह का क्वेश्चन भी हम बहुत बार देख चुके हैं कि लमसेना क्या होता है, लमसेना क्या होता है। लमसेना इज अ टाइप ऑफ मैरिज और इट इज अ टाइप ऑफ आर्ट और इट इज अ टाइप ऑफ समथिंग एल्स, मतलब ऐसा काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो लमसेना विवाह इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए सबको। लड़के के पिता, ठीक है पढ़ते हैं इसको। लड़के के पिता विवाह करने में असमर्थ हो तो पिता की मर्जी से लड़का लड़की के घर जाकर रहने चला जाता है। ठीक है। और लड़की के पिता की सेवा करता है, सेवा विवाह टाइप का ये है। ऐसा लड़का लमसेना या घर जमाई कहलाता है, घर दमाद कहते हैं। लमसेना रहने की उम्र 3 से 7 वर्ष होती है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या सिस्टम हो रहा है इस लमसेना विवाह में कि अगर लड़के के जो पिता है वो, अगर वो जो चीज़ें इनके जो ब्राइड प्राइस चलता है इनमें वो नहीं दे पा रहे हैं, लड़के के पिता विवाह करने में असमर्थ है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेगा, जो लड़का है वो वधू पक्ष के पास चले जाएगा, वो ब्राइड के घर चले जाएगा और उसके जो फादर हैं, उसके जो पिता है ब्राइड के, उनकी सेवा करेगा। और उसको क्या, वो ऐसे लड़के को लमसेना कहते हैं
लमसेना कहते हैं, लमसेना पढ़ चुके हैं, लमसेना कहते हैं, ऐसे लड़के को हम लमसेना कहते हैं। और ये घर जमाई, घर का दामाद जो बोलते हैं ना, घर जमाई बन के रहना, तो घर जमाई बन के रहते हैं, उसको हम कहते हैं लमसेना या घर दामाद, ठीक है। द एज ऑफ लिविंग इन लमसेना इज 3 to 7 years। 3 से 7 साल की एज होती है, मतलब 3 से 7 साल तक आप लमसेना के रूप में रह सकते हो वधू के घर में, दुल्हन के घर में। फाइन, ये लमसेना मैरिज सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है हमारा उधारिया विवाह, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम उधारिया विवाह, ठीक है। उधारिया विवाह पढ़ते हैं। उधारिया विवाह में दोनों पक्षों में के माता पिता की सहमति नहीं होती, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दोनों पक्षों के जो माता पिता होते हैं, ब्राइड और ग्रूम के जो फादर और मदर होते हैं, दोनों के देयर इज नो कंसेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, मतलब दोनों मानते नहीं है, ठीक है। देयर इज नो कंसेंट बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। द बॉय एंड द गर्ल गेट मैरिड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव ऑन देयर ओन। क्या बोल रहे हैं कि वो अपने रिलेटिव उनकी शादी करवाते हैं, मम्मी पापा उनके मान नहीं रहे होते हैं। द बेगर्स ऑफ द कस्टम ऑफ पॉलीगैमी, हम पढ़ चुके हैं बेगर्स में कस्टम किसका है, पॉलीगैमी का जो कस्टम है वो प्रेवलेंट है। तो क्या बोल रहे हैं, उधारिया मैरिज मतलब क्या हो रहा है, उधारिया विवाह में क्या हो रहा है कि जो इनके मम्मी पापा है वो मान नहीं रहे होते हैं, और ये एक डिस्टेंट रिलेटिव, जिनके दूर का कोई रिलेटिव होगा, वो इनकी शादी करवाता है, वो इनकी शादी के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। हो गया उधारिया विवाह। लड़की अपनी मर्जी से दूसरा विवाह कर सकती है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या होता है, लड़की अपनी मर्जी से दूसरा विवाह कर सकती है, क्योंकि हमने फीमेल को बहुत ज्यादा राइट देके रखी है बैगा जनजाति में, ठीक है। बैगाओं में कन्या हरण की प्रथा पाई जाती है, द प्रैक्टिस ऑफ कन्या हरण, द प्रैक्टिस ऑफ कन्या हरण या कन्या हरण की प्रथा पाई जाती है बैगा जनजाति में। फाइन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया बैगा जनजाति के काफ़ी सारे चीज़ें हमने कवर कर ली कि बैगा जनजाति किस स्पेसिफिक एरिया में रिसाइड करती है, क्या क्या इनके फिजिकल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, कौन कौन से मैरिज सिस्टम इनमें होता है। 6 टाइप के मैरिज सिस्टम होते हैं। पंचायत के हमने 5 हेड पढ़े, सबको हमने याद कर लिया साथ में। तो यहाँ तक का लेक्चर, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लेक्चर को कैसे कंटिन्यू करेंगे और इनकी सब ट्राइब्स के बारे में और जो चीज़ें जो बैगा जनजाति के से रिलेटेड हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। I hope you like the lecture. Thank you.